आप सबसे अलग, सबसे खास देखिए लाइफस्टाइल में डांडिया का टशन सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। पीएम मनमोहन सिंह के बाद सोनिया गांधी ने भी की राष्ट्रपति से मुलाकात। मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज। वाड्रा डीएलएफ डील रद्द, सौदे की जांच करने वाले आईएएस अधिकारी का तबादला। चकबंदी विभाग से बीज निगम में भेजे गए आईएएस खेमका। हिमाचल विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया नामांकन। हमीरपुर से भरा पर्चा। दिल्ली के ओखला में ट्रांसफार्मर में लगी भयंकर आग, तो गुलबर्गा स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में लगी धू धू कर आग। और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक दूसरे के हुए सैफ और करीना। 18 अक्टूबर को गुड़गांव में होगी रिसेप्शन पार्टी। हरियाणा सरकार ने एक विवादास्पद फैसले में उस अधिकारी का तबादला कर दिया है जिसने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी और डीएलएफ के बीच किए गए जमीन के करार का आदेश दिया था। हरियाणा कैडर के 1991 बैच के 47 वर्षीय आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का अपने 20 साल के करियर में ये 41वां तबादला है। लेकिन इससे पहले किसी भी उनके तबादले पर इतना बवाल नहीं मचा जितना इस बार मचा है। ट्रांसफर से ठीक पहले उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा की एक कंपनी और डीएलएफ के बीच जमीन करार की जांच के आदेश दिए थे। नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। और न्यूज लाइन में आज हम बात कर रहे हैं सोनिया गांधी के दामाद से मुकाबले और अधिकारी के तबादले की वजह से सरकार ने किया वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे पास शक्तियां थी, जो मेरी कर्तव्य था, जो मेरा कर्तव्य था, उस कर्तव्य को निभाने में मैंने भरसक प्रयत्न किया, कोई चूक नहीं की। वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुई डील रद्द हो गई है। हरियाणा चकबंदी विभाग ने कार्रवाई करते हुए डील को कैंसिल कर दिया, लेकिन इस बीच रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच जमीन के लेन देन की जांच बिठाने के लिए वरिष्ठ आईएएस अफसर डॉक्टर अशोक खेमका का तबादला कर दिया गया और अब हरियाणा सरकार उन पर कार्रवाई की तैयारी में भी है। ऐसे में सरकार के इस फैसले पर सवाल तो उठना ही था। रॉबर्ट वाड्रा इन दिनों खूब चर्चा में हैं। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर कुछ दिनों पहले उन पर डीएलएफ के साथ कथित व्यावसायिक हितों का आरोप लगा था। हालांकि सरकार ने इसमें जांच लायक कुछ भी नहीं पाया, लेकिन जब एक आईएएस ऑफिसर ने इसकी जांच का जिम्मा संभाला तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि 21 साल के अपने करियर में आईएएस अशोक खेमका को तबादलों का अच्छा खासा अनुभव है। बावजूद इसके इस आदेश से इस बार ये भी थोड़े हैरान हैं। सवाल ये है कि क्या सोनिया गांधी के दामाद को बचाने के लिए इस अफसर के ट्रांसफर के आदेश दिए गए? ये रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ दो इंडिविजुअल्स हैं और सरकार के आगे चाहे वो डीएलएफ हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे एक आम नागरिक हो, सब बराबर है। कोई बड़ा छोटा नहीं है। अब किसकी वजह से सरकार ने किया वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे पास शक्तियां थी, जो मेरी कर्तव्य था, जो मेरा कर्तव्य था, उस कर्तव्य को निभाने में मैंने भरसक प्रयत्न किया, कोई चूक नहीं की, चाहे वो कोई भी हो। अगर कर्तव्य निभाने में माननीय मुख्यमंत्री भी आते हैं तो शायद एक एसएचओ का भी कर्तव्य है, तो वो अपनी कार्रवाई करे। ये कानून उसको शक्ति प्रदत्त करता है।
खेमका को शक था कि इन सौदों में कम कीमत दिखाकर स्टैंप ड्यूटी की चोरी की गई। खेमका ने ही वाड्रा के मानेसर के प्लॉट का म्यूटेशन रद्द किया था। मानेसर का ये प्लॉट वाड्रा की कंपनी ने 7.5 करोड़ में खरीदकर डीएलएफ को 58 करोड़ में बेचा था। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि 28 मार्च 2008 को हरियाणा सरकार ने वाड्रा को इस प्लॉट पर हाउसिंग कॉलोनी बनाने की इजाजत दी थी और सिर्फ 65 दिन बाद ही वाड्रा ने इसे बेचने का करार डीएलएफ के साथ कर लिया। खेमका अब तक हरियाणा के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन थे। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के संबंधों पर पहली बार सवाल खड़े करने वाले अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। जो खेमका हरियाणा के एक बहुत ही ईमानदार आईएएस अफसर हैं, उनका पिछले 20 साल में 40 बार ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा जी की सारी जमीनों के इंक्वायरी के ऑर्डर दिए थे। वो हरियाणा के इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन है लैंड रिकॉर्ड्स के। उन्होंने सारी रॉबर्ट वाड्रा जी की जमीनों के ऑर्डर दिए थे कि इनकी इंक्वायरी की जाए, क्योंकि इस पे काफी भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं। और उनके इंक्वायरी कर देते के ऑर्डर देते ही उनको ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी नजर में एक डील आई जो डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा जी के बीच में हुई थी, जो गैर कानूनी थी। अरविंद केजरीवाल के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच का सवाल है। लेकिन इतना तो तय है कि रॉबर्ट वाड्रा की दामन की तरफ उछले एक के बाद एक इन आरोपों और उस पर केंद्र की मनमोहन सरकार से लेकर हरियाणा की हुड्डा सरकार की लीपापोती से इनके इरादों पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको अपने मेहमानों से मिलवाते हैं। हमारे साथ टीएन चतुर्वेदी जी, पूर्व कैग हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है टीएन चतुर्वेदी साहब आपका। और इसके साथ साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर विपिन धुलिया जी भी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चतुर्वेदी जी, सबसे पहला सवाल आपसे, खेमका का जिस तरीके से ट्रांसफर किया गया, किस तरफ इशारा करता है? हालांकि बाद में सरकार की तरफ से सफाई आई है, मुख्य सचिव ने कहा है कि चूंकि हाईकोर्ट का आदेश था, इस वजह से ट्रांसफर करना पड़ा। देखिए, जिस तरह से एक संयोग जो है और जिस ढंग से उसका ट्रांसफर किया गया, मैं समझता हूं वो बिल्कुल गलत है जी। ये कहना कि वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के तहत उसका ट्रांसफर हुआ है, मैं समझता हूं ये जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जो उसका हुक्म है जी, हाँ, उसका गलत इंटरप्रिटेशन या उसके नए माने लगाए गए हैं। अधिकारी ने ये कहा था कि आपने जो हमको अतिरिक्त काम दे दिया है जी, जो रेवेन्यू कलेक्टर का था जी, या और उसके लैंड एक्विजिशन ऑफिसर का था जी। वो उसकी अपील जाती है जी। ऐसे अधिकारी के पास जो उससे 5 या 7 साल नीचे जूनियर है, बिल्कुल उससे कनिष्ठ है वो जी, ये बात उसने हाईकोर्ट में भी कही जी। और तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि इस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर और इसके लिए आप एक और उसी जो रैंक का, जो उचित रैंक का हो, उसको आप रखिए। उसका यह मतलब नहीं था कि आप उनको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन या डायरेक्टर जनरल ऑफ कंसल्टेशन से। ये सही है, मेरा कोई वास्ता नहीं है जी, नहीं है, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का मामला हो या डीएलएफ का मामला हो। सवाल यह है कि सरकारी अधिकारी अपना कार्य करता है जी, अपना कर्तव्य पूरा करता है जी। अगर उससे कोई भूल चूक हुई है और उसने जानबूझकर गलती की है, तो सरकार उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अब आजकल तानाशाही नहीं, ये कहना कि प्रिरोगेटिव है, जो अंग्रेजी शब्द ये कहा गया, प्रिरोगेटिव आजकल प्रजातंत्र में किसी का नहीं होता है जी, होता है। ये हर आदमी, अभी आप ही कह रहे थे कि सब आम आदमी का सवाल है, बिल्कुल सवाल है, तो सब बराबर हैं, तो इस वजह से प्रिरोगेटिव नहीं है जी। हाँ, पैदा तो ये
में प्रश्न इस वजह से ये लेकिन हुआ है चतुर्वेदी साहब, कि सीधा सवाल यहाँ पर ये कि उठता है कि एक अजीब सा लगता है कि जी। यकायक उनका ट्रांसफर किया गया जी। और जब उन्होंने एक इंक्वायरी जी। शुरू की और उन्होंने एक म्यूटेशन केस में जी, मतलब बिल्कुल एकाएक तो अब तबादला इसके किया गया। सब facts सवाल इस जो हैं, बात को लेकर इसके है जो तथ्य हैं, क्या आपको इसके लगता जो है तथ्य ऐसे हैं, मामलों जो अखबारों होता में मैं क्या है? देखता हूँ, जी। एक अखबार मेरे पास अभी हिंदू पड़ा हुआ है, जी। जो मैं तथ्य देखता हूँ तो जी। मैं समझता हूँ कि ये एक मोटिवेटेड जानबूझकर किया गया है और इस पृष्ठभूमि में भी जी। कि उस अधिकारी के 21 साल में 40 ट्रांसफर हुए हैं। 40 आपने तबादले किए जी। हुए हैं। लेकिन चतुर्वेदी और साहब, उस सवाल इस बात अधिकारी को ने लेकर अगर भी यहाँ पर एक खड़ा हो किसी रहा है म्यूटेशन- कि आखिर अगर किसी म्यूटेशन ठीक में उसी दिन तबादला किया जाता है। तो उसके बाद उसकी अपील और दूसरे अधिकारियों के पास है। जी विपिन जी, सवाल अब आपके पास हम ये यही भी लेकर मैंने आ रहे अखबार हैं। में ही देखा जी। कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा ट्रांसफर जो है वो कोई तब्दीली नहीं होती है। अरे भाई, सवाल इस बात का है कि आप बार बार जिसका ट्रांसफर करेंगे, कितनी दफे वो अपने बच्चों का जी। की किताबें खरीदेगा, कितनी दफे हाँ, और कितनी दफे वो उनका इंतजाम करेगा, मकान तलाश करेगा। तो आप उसको डिमोरलाइज करने के लिए, उसके बिल्कुल मनोबल को चतुर्वेदी दबाने साहब, के हमारे लिए साथ इस ये- वक्त बीजेपी और नेता ये गोपाल इस तरह से अग्रवाल आप भी उसको जुड़ गए कोशिश हैं। करना हमारे चाहते एग्जीक्यूटिव हैं। एडिटर विपिन आजकल धुलिया तो जी भी आप हमारे साथ जुड़े व्यक्ति- हुए हैं। गोपाल जी, आपके पास आ रहे हैं, क्या आपको नजर आता है इस मामले को लेकर, आखिर क्यों डरती है हरियाणा सरकार जांच से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जांच हरियाणा सरकार किसका कर रही है। जी। जो असली मुद्दा था कि जो वाड्रा और डीएलएफ के बीच में जमीन आवंटन हुआ है, या जो डील हुई है, जो पैसे का लेन देन हुआ है, जी। जांच और उसकी अगेंस्ट में जो लैंड एलोकेट किया हरियाणा गवर्नमेंट ने डीएलएफ को, जी। तो जांच इसकी होनी चाहिए। और जिस अधिकारी ने इसके ऊपर प्रश्न उठाया या जिसने कुछ ऑर्डर पास किया, जी। उसके ऊपर हरियाणा गवर्नमेंट जांच बैठा रही है। जी। तो असली मुद्दा तो यह है कि डीएलएफ ने वाड्रा को पैसा क्यों ट्रांसफर किया, उनकी जी। कंपनियों को ट्रांसफर किया, और जो ट्रांसफर करते ही या लैंड अलोकेट करते, जो असली मुद्दा है कि म्यूटेशन जो हुआ कि एक दिन में उनको लैंड अलोकेट हुई वाड्रा जी को, और अगले दिन म्यूटेशन हो गया और उसके 65 दिन के अंदर उस लैंड का सेल की डीड हो गई और 50 करोड़ रुपया दे दिया गया। जी। तो उसके ऊपर जिस अधिकारी ने प्रश्न चिन्ह उठाया, जी। और उनके बिल्कुल वैलिड प्रश्न है कि यह अंडर वैल्यू करके यह लैंड ट्रांसफर हुई है, जी। और जिस अधिकारी ने म्यूटेशन किया है वह उसके लिए सक्षम नहीं था। तो 12 तारीख को उन्होंने प्रश्न उठाया और उसको 15 को लेकिन उनको जो ट्रांसफर कर बात देते हैं। आज मुख्य सचिव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है, उन्होंने कहा है कि अगर ये डील रद्द करनी थी तो बाकायदा नोटिस भेजे जाने चाहिए थे, दोनों पक्षों को कहा जाना चाहिए था कि आपकी फला वजह से डील रद्द की जा रही है, आपने ये अनियमितता बरती है। ऐसा नहीं किया गया, सीधी डील रद्द कर दी गई। क्या ऐसा ठीक है? देखिए, ये डील रद्द नहीं की जी। केवल म्यूटेशन को रद्द किया है जी। और म्यूटेशन का उन्होंने वैलिड रीजन दिया। म्यूटेशन केवल एक रिकॉर्डिंग होता है कि न्यू ओनर की ओनरशिप का, और इस अधिकारी ने, अशोक खेमका जी ने एक वैलिड ग्राउंड दिया कि जिस आदमी ने, जिस जूनियर अधिकारी ने उनके ये म्यूटेशन को रिकॉर्ड किया था, वो इसको सक्षम ही नहीं था कि इसको रिकॉर्ड करने का। तो वह बिल्कुल वैलिड रीजन था, उसको मान के म्यूटेशन रद्द करना चाहिए था। और उस म्यूटेशन के साथ अगला सवाल उठता है कि जब एक बार उसका चेंज ऑफ लैंड यूज हुआ जी। तो क्या कंसिडरेशन था। डीएलएफ ने उसका एडवांस पेमेंट केवल 7.5 करोड़ में जो लैंड एलोकेट हुई वाड्रा की कंपनी को, उसका 58 करोड़ में डील कैसे हो गया 65 दिन में। केवल उसकी चेंज ऑफ लैंड यूज का था, लाइसेंस को रिन्यू करने की बात थी। अदरवाइज ऐसा 65 दिन में ये जो वैल्यूएशन इंक्रीज हुई, उसका क्या कारण है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं कनाइवेंस दिख रही है, जिसमें डीएलएफ को फायदा पहुंचाने के लिए वाड्रा की कंपनियों का इस्तेमाल किया गया और फायदा पहुंचाया हरियाणा गवर्नमेंट ने। जी। तो जांच का मुद्दा ये होना चाहिए।
और जांच करना चाहिए कि क्यों एडवांस दिया 50 करोड़ का। बिल्कुल विपिन जी और हमारे उस साथ हैं, हमारे अधिकारी एग्जीक्यूटिव ने एडिटर। जिसने ये प्रश्न उठाया जी तो उसको ट्रांसफर करने का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल गोपाल जी हमारे साथ विपिन जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मौजूद हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। विपिन जी, म्यूटेशन रद्द करने से पहले क्या दोनों पार्टियों से कुछ एक्सप्लेनेशन लेना चाहिए था क्या अधिकारी को, या वो सक्षम है इस बात के लिए कि वो म्यूटेशन उस तरह से रद्द कर दे, और उस तरह से आप जो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी पे हक जो है बना रहता है म्यूटेशन के बावजूद, लेकिन म्यूटेशन मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी का हक का एक बहुत बड़ा वजह होती है कि म्यूटेशन आपका हो, तो क्या इसमें आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है? नहीं, देखिए, जो अशोक खेमका जी को मैंने सुना है या पढ़ा है उनके जितने भी स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने कहा है कि जिस अधिकारी ने ये म्यूटेशन को रिकॉर्ड किया या ऑफिशियली इसको डेजिग्नेशन दी है, वह सक्षम नहीं था इस म्यूटेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। इस टेक्निकल ग्राउंड पे उन्होंने म्यूटेशन रिकॉर्ड को डिसोन किया, और यह म्यूटेशन डेफिनेटली इस पूरी लैंड डील को रिकॉर्ड करने में इसकी अहम भूमिका है, और इसी को ओवरराइड करने के लिए लगता है कि अशोक खेमका जी को ओवरराइड करने के लिए एक जूनियर अफसर से यह करवाया गया। बिल्कुल हमारे साथ जो दूसरी बात है कि इस लैंड का जो कमर्शियल यूटिलाइजेशन का जो परमिशन दी है, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चेंज ऑफ लैंड यूज की गई है या इसको अंडर वैल्यू पे रिकॉर्ड की गई है, भ्रष्टाचार उसका हिस्सा है। यह डिपार्टमेंट, यह पूरे ट्रांजैक्शंस को हमें लार्जर इंटरेस्ट में देखना चाहिए कि 7.5 करोड़ में ये लैंड क्यों ट्रांसफर की गई जी, उसको म्यूटेशन बिल्कुल एक जांच की इसके लिए जरूरत है, लेकिन जब जांच की बात की गई तो अधिकारी का तबादला कर दिया गया। सवाल इस बात को लेकर है विपिन जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर जांच से क्यों डर रही है? अगर सरकार ने ट्रांसफर किया है, किसी दबाव में किया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जांच हो जाने दीजिए। अगर इस जांच में कुछ निकलता भी तो कुछ जुर्माना लगता, जैसा कि खेमका साहब खुद कहते हैं कि उन्हें लगता था कि कुछ स्टाम्प टैक्स या स्टाम्प ड्यूटी में कुछ चोरी हुई है। क्या आपको नजर आता है इसकी जांच होनी चाहिए थी? क्या कांग्रेस की तरफ से कुछ जल्दबाजी हो गई? एक जो टेक्निकल बात है कि खेमका साहब जो कहते हैं कि वो जूनियर अधिकारी ने वो म्यूटेशन उसका उस पर जो डील थी जो है जूनियर अधिकारी के हाथ में थी उनको वो नहीं कर सकते थे इस काम को, ये एक अलग मुद्दा है, टेक्निकल मुद्दा है। हमको इसके बारे में कोई बहुत जानकारी नहीं है कि वो सक्षम थे कि नहीं थे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट ने जो जिस आदेश के बारे में जो सरकार कह रही है कि उसकी वजह से उन्हें ट्रांसफर किया, तो हाई कोर्ट का जो आदेश ये था कि उनके पास 4 पद थे और उनको जो है 2 पदों से मुक्ति दी जाए, लेकिन इस बार सरकार ने उनको 4 पदों से हटाकर किसी और पद पर भेज दिया है। यहाँ थोड़ा सा सरकार की नियत पे एक संदेह होता है कि क्या रॉबर्ट वडेरा और जो डीएलएफ के बीच जो डील हुई है, क्या उसमें जो है कहीं इस तरह का फैसला सरकार ने किया है तबादले का, ये जो है एक बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सरकारी जमीन को जो है रॉबर्ट वडेरा ने खरीदा है 7.5 करोड़ रुपए में करीब, और उसके करीब उसके 40 दिन बाद जिस तरह से उसको 58 करोड़ में बेचा गया, तो ये थोड़ा सा इसमें एक घपला ये लगता है कि सरकार जो है इस तरह से जमीन को, उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए वो जमीन दी थी एक रॉबर्ट वडेरा को, और उस पर्पस जिस पर्पस से दी गई जमीन उस पर्पस के बजाय उसको बेचा गया, उसमें मुनाफा कमाया गया। तो क्या ये सरकारी जमीन को लेकर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके और उसके बाद मुनाफा कमाना, ये थोड़ा एक गंभीर बात है, और उन लोगों के लिए ज्यादा गंभीर बात है जो कि सत्ता के बहुत नजदीक हैं, जिनके हरियाणा सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक जिनकी एक्सेस है। तो ये थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि यहाँ कहीं एक थोड़ा सा उस तरह भ्रष्टाचार की एक बू बिल्कुल। और हमारे साथ सुबोध मिश्रा जी है कि इस हरियाणा सरकार जो असली मुद्दा है उसकी क्यों नहीं जांच करी? हरियाणा डीएलएफ ने जो वड्रा की कंपनियों को जो पैसा दिया, या जो हरियाणा सरकार ने डीएलएफ को लैंड एलोकेट की, और एक ही नहीं, हॉस्पिटल वाला केस है, हॉस्पिटल के लिए ईयरमार्क लैंड को भी एलोकेट कर दी गई एसईजेड बनाने के लिए। तो वो इतने सारे मुद्दे एक नहीं है। आगे ये बहुत छोटा मुद्दा है कि अशोक खेमका जी को उन्होंने ट्रांसफर किया या नहीं, असली मुद्दा है डीएलएफ और वड्रा के रिलेशंस और हरियाणा सरकार के लैंड एलोकेशन।
इतने बड़े मुद्दे की तो जांच की अभी कोई बात लेकिन नहीं हो लेकिन रही। सवाल और गोपाल एक साहब छोटे इस से वक्त मुद्दे ये पे खड़ा बात। हुआ है कि आखिर सिर्फ सियासत की बात क्यों समझी जाए। सवाल ये भी है कि अधिकारियों का अगर ट्रांसफर हो रहा है इस तरीके से, जो कि एक बड़ा घोटाले की तरफ इशारा करता है, तो ये भी क्यों हो। हमारे साथ सुबोध मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मौजूद है। सुबोध जी, क्या एक तरीके से ट्रेंड बन गया है कि अगर कहीं से भी लगता है कि कोई अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहा है, उसका ट्रांसफर कर दीजिए। ये मामला चूंकि रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर हम लोग बहस कर रहे हैं। कई मामले ऐसे होते हैं, जैसा कि खुद अशोक खेमका साहब के बारे में कहा जाता है कि वो 20 साल के अपने करियर के दौरान 40 बार उनका तबादला हो चुका है। देखिए, ये तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा इस दशकों से, कहा जाए जब से आज़ाद हुआ तब से चला आता है कि कोई ईमानदार और सख्त अधिकारी होता है, और अगर वो सत्ता के करीब बैठे किसी व्यक्ति या उससे संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कदम उठाता है, तो आप अखबार में ये पढ़ने को आपको मिलता है कि उसका तबादला कर दिया गया। कारण कुछ भी गिनाया जाता है। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि मुद्दा ये है कि वड्रा और डीएलएफ के बीच में जो डील हुई है, उसकी जांच की बात, उस पर आरोप लगाए गए हैं कि इस डील में जो है कुछ काला है, और बेहतर ये होता है कि उसकी जांच कराई जाती है। आप खाली तबादला करके जांच से बच जाएंगे, ऐसा मेरे को लगता नहीं। कि आज के माहौल में, आज के जिस तरीके से मीडिया है, जिस तरीके से अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रीच इतनी बढ़ी है, जनता समझदार हुई है, बल्कि ये सब चीज़ें भारी पड़ेंगी। जो भी कर रहे हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके की एडवाइस कौन दे रहा है। रही बात, जैसे उन्होंने कहा कि म्यूटेशन का उस म्यूटेशन रद्द किया गया। देखिए, अगर कोई आदमी, जैसा खेमका जी कहते हैं कि वो सक्षम नहीं था, तो वो नल एंड वाइड हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई किसी डिपार्टमेंट का काम जो है कोई दूसरा आदमी आके उसमें हस्ताक्षर कहे कि मैंने कर दिया है। ये कानूनन संभव ही नहीं है, और जो किया गया है वो तो अपने आप नल एंड वाइड हो जाएगा। ये तबादले वगैरह की जो चीज है, ये जो लोग करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। अल्टीमेटली वो उनपे ही भारी पड़ता है। जांच की बात है। और दूसरा एक बात समझ में नहीं आती है कि जो आरोप लगाए गए, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इधर उधर के मुद्दों पे बहुत ज्यादा बहस हो रही है। जो सत्ता पक्ष है, जिसमें आपने देखा था कि उनके पक्ष में जो है, वाड्रा जी के पक्ष में पूरा मंत्रिमंडल ऐसा लगने लगा था आके खड़ा हो गया था। किसी ने जो मुद्दे उठाए गए उसके बारे में नहीं कहा। एक आपको बड़ी दिलचस्प चीज बताऊं, जो कि इससे भी गंभीर है, ट्रांसफर से कुछ नहीं होता है, जो मैंने पढ़ी है, कितनी सच है कितनी गलत है, वो ये है कि वाड्रा की कंपनी के खातों में एक एंट्री है कि उनको 7.5 करोड़ का कर्ज जो है कारपोरेशन बैंक, बेंगलोर स्थित नेशनलाइज बैंक है, कारपोरेशन बैंक से 7.5 करोड़ का उनको कर्ज दिया, ओवरड्राफ्ट लिया गया। और जब जांच की गई तो पता चला कि वो ओवरड्राफ्ट तो वहां से जारी ही नहीं हुआ है, और उनके खाते में 7.5 करोड़ का है। अभी सवाल आता है कि 7.5 करोड़ रुपए जो है कैसे आया, यानी आपने सरासर झूठ बोला। ये सब ऐसे मुद्दे हैं, इसमें बेहतर होता सत्ता पक्ष की एक कोई उसमें ऐसा मजबूत आदमी जो है, जो कि आके कहे, सरकार की तरफ से कहे कि नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा। और इसमें अगर किसी भी आदमी को बिल्कुल, लेकिन इसी सवाल के साथ हम लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि इधर उधर दाएं बाएं गोलियां मारी जा रही हैं। और बिल्कुल, इसी सवाल के साथ हम गोपाल अग्रवाल जी के पास चल रहे हैं। आपने बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। सवाल इस बात का है कि क्यों आखिर बीजेपी सीधे मुद्दे पर नहीं आती। चूंकि ये सवाल अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल उठाया है। गोपाल जी, अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल उठाया, क्या इसलिए भारतीय जनता पार्टी सीधे अटैक से बच रही है? हाँ, ऐसे जरूर जैसे आप सवाल उठाते हैं ऐसे सवाल उठाया जाता है, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस पर अटैक नहीं हुआ। नहीं, देखिए, जहां तक सवाल है कि पीछे बताया था कि इस चर्चा में निशिकांत दुबे जी ने पार्लियामेंट में उठाया था जी, और भ्रष्टाचार का पूरा मुद्दा ये है कि भाजपा काफी दिनों से उठाती रही है और चलती रही है। थोड़ा सा ये है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो तरीका है उठाने का, वह एक तरीके का पॉपुलिस्ट मेजर है, और भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी अपोजिशन की पार्टी है, उसको थोड़ा सा वो ध्यान में रख के चीजों को लेना पड़ता है। जहां तक मुद्दे का, ये जो वड्रा साहब का जो मुद्दा है, ये इस सारे इश्यूज में भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है और डिमांड कर रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए। और जहां तक जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, हम लोग तो, मैं खुद कई दिनों से बात कर रहा हूं कि ये जो प्राइवेट सेक्टर, अभी आप चिदम्बरम साहब का लीजिए, वो कहते हैं कि ये तो
दो प्राइवेट बिजनेस एंटिटी में ट्रांजैक्शंस है, हम जांच ही नहीं करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लेके हमने कई बार कहा कि प्राइवेट सेक्टर करप्शन को भी आप एक लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में लाइए। तो जितने मुद्दे सारे उठा रहे हैं, और हम लोग तो खुद कह रहे हैं कि ये जो वड्रा का पूरा मुद्दा है, इसमें ट्राइपार्टाइट थर्ड पार्टी ग्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व है। अभी इन्होंने ये जो कॉरपोरेशन बैंक का कहा कि वो अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं कि 7.5 करोड़ मैंने कॉरपोरेशन बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया, और कॉरपोरेशन बैंक डिनाई कर रहा है। एक्चुअली ये केवल बुक एंट्रीज है, और ये विंडो ड्रेसिंग पूरी बैलेंस शीट को कहिए। ये फिट केस है कि कंपनी लॉ बोर्ड इनके ऊपर केसेस, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सिर्फ केजरीवाल जी के उठाने से ये मुद्दे नहीं उठेंगे, मुख्य विपक्षी पार्टी को इसको जिम्मेदारी के साथ उठाना होगा। विपिन जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं चतुर्वेदी साहब से पूछना चाहूंगा कि कैग के अध्यक्ष रहे हैं वो, और वो तमाम बड़े पदों पर रहे हैं, तो क्या जिस तरह से जो है तमाम सरकारें जो है, अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएं कि मायावती आएंगी तो कहीं मंत्री ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तमाम तबादले होते हैं, और हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की स्टेट हो या वो कांग्रेस की हो और दूसरे दलों की राज्य हो, तो क्या जो है जिस तरह के तबादले जो अधिकारियों के होते हैं राजनीतिक कंसिडरेशन से, तो क्या हम उसको उसी तरह से हरियाणा में अगर इस तरह के तबादले हुए हैं तो क्या हमको उतना ही इसको तरजीह देना चाहिए क्या? देखिए, मैं यहाँ पर सीएजी के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक पहले भी आईएएस ऑफिसर बहुत साल रह चुका हूँ रह चुका हूँ, अलग अलग पदों पे काम किया, भारत सरकार का गृह सचिव, और उस नाते ये कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी सरकार हो, अगर जो जल्दी जल्दी ट्रांसफर करती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ दाल में काला होता है और या उस अधिकारियों को डिमोरलाइज करने के लिए और अगर नहीं भी डिमोरलाइज करने का है तो ये व्यवस्था के ऊपर एक चोट है। अगर आप आज पारदर्शिता की बात करते हैं, आप जिम्मेदारी की, उत्तरदायित्व की बात करते हैं, तो कैसे आप किसी की जिम्मेदारी फिक्स कर सकते हैं? नहीं चतुर्वेदी जी, यदि आप उसका कुछ दिनों में ट्रांसफर कर देते हैं, नतीजा ये होता है कि जनता ही का इसमें नुकसान होता है। खेमका और मैंने ये भी मैं बताऊं कि जब जरूरत पड़ी तब मैं दूसरे एक दफे राजस्थान जैसे सरकार के जो बहुत से तबादले मैंने देखे थे, उस समय भी मैंने उस समय जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके सामने उनको रखा था, और इसके बाद उसके ऊपर कुछ उनमें एक चेतावनी जो उन्होंने दी, उस समय मैं नहीं जाना चाहता। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हाँ, जब विपक्ष की वहां पर सरकार थी, बिल्कुल हमेशा इस तरीके की बात समय भी एक सवाल मेरा ये था कि क्या अशोक खेमका जी का जिस तरह उस समय भी मैंने ये प्रश्न उठाया था। बिल्कुल समय की बहुत कमी है हमारे पास। ये कहना चाहता सवाल सुन लीजिए। एक छोटा सा सवाल है कि अशोक खेमका जी का जिस तरह से 21 साल में उनके जो 40 तबादले हुए हैं, क्या हम ये माने कि अशोक खेमका जी कुछ इस व्यवस्था में फिट नहीं है, या इस तरह के जो लगातार हर सरकार में, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही हो, भजन लाल की सरकार रही हो, और अब भी जिस तरह उनके इतने ज्यादा तबादले हुए, क्या कहीं उनके साथ कोई इस तरह की दिक्कत है कि व्यवस्था में अनफिट है वो? हाँ, यही सवाल है। ये कोई अनफिट नहीं है। अगर अनफिट है तो सरकार में कायदे बने हुए हैं कि उनको आप सरकार की नौकरी से भी अलग कर सकते हैं, उनके खिलाफ और कार्रवाई कर सकते हैं। वो न करके इस तरह का ये एक बहाना ढूंढा जाता है। कभी इसमें हाई कोर्ट का, जैसा मैंने कहा कि उसका जो ऑर्डर है वही गलत ढंग से उसका मायने लगाया जा रहा है। बिल्कुल गलत ढंग से मायने लगाया जा रहा है। मायना ये है कि अधिकारी खुद हाईकोर्ट के सामने गया था और उसने बात कही करने के लिए, लेकिन 4 पदों से हटाया गया अशोक खेमका जी को। पीएन चतुर्वेदी साहब, सुबोध मिश्रा जी, गोपाल अग्रवाल जी और विपिन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सवाल इसी बात को लेकर है कि क्यों आखिर अधिकारी टारगेट बनते हैं, क्यों निशाने पर अधिकारी लिए जाते हैं और उनका तबादला कर दिया जाता है। सवाल इसी बात का है कि इस बात की जांच से आखिर कांग्रेस या फिर हरियाणा सरकार क्यों पीछे भाग रही है। इसी सवाल के साथ इस न्यूज़ लाइन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
वजह से सरकार ने किया वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे पास शक्तियां थी, जो मेरी कर्तव्य था, जो मेरा कर्तव्य था, उस कर्तव्य को निभाने में मैंने भरसक प्रयत्न किया, कोई चूक नहीं की। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित। कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्ण